बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। धारा 370 हटाए जाने के बाद यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री घाटी के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी का पिछला दौरा फरवरी 2019 में था। इसके बाद वे घाटी के दौरे पर नहीं गए। अब वे 7 मार्च को लगभग 5 वर्षों के बाद यहां के दौरे पर आ रहे हैं। 7 मार्च को अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान पीएम मोदी के कई विकास परियोजनाओं की घोषणा करने और घाटी में विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं तथा कार्यक्रमों में लाभार्थियों के साथ बातचीत करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा का मुख्य स्थल बख्शी स्टेडियम होगा और बख्शी स्टेडियम को कार्यक्रम स्थल के रूप में चुना गया है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले पत्थरबाजी की जो घटनाएं थी वे पूरी तरह से गायब हो गई हैं। शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में 2 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर पहुंचे थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कारोबार सामान्य रूप से चल रहा है। आम आदमी शांतिपूर्ण और बिना डर के जीवन जी रहा है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ पूरी तरह से एकीकृत करने के ऐतिहासिक फैसले के कारण ही प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए 370 सीटों का प्रतीकात्मक लक्ष्य तय किया है। धारा 370 हटाए जाने के बाद यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री घाटी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरे के दौरान वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए भी नजर आएंगे। पिछला दौरा उनका 2019 में था और इसके बाद वे घाटी के दौरे पर नहीं गए। अब वे 7 मार्च को लगभग 5 वर्षों के बाद यहां के दौरे पर आ रहे हैं। 7 मार्च को अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान पीएम मोदी के कई विकास परियोजनाओं की घोषणा करने की उम्मीद है और कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ बातचीत करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। रुक करेंगे हम श्रीनगर का। हमारे साथ कश्मीर से फैजल हमारे साथ जुड़ गए हैं। फैजल, आपसे जानना चाहिए, ये दौरा प्रधानमंत्री का 370 के बाद पहली बारी प्रधानमंत्री कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, तो कितना खास माना जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम वहां पर किए हुए हैं? फैसल, आपको आवाज आ रही है? फैसल रियाज, क्या आप सुन पा रहे हैं? प्रधानमंत्री की यात्रा का मुख्य स्थल बख्शी स्टेडियम होगा, ना कि डल झील के किनारे कन्वेंशन सेंटर। बख्शी स्टेडियम को कार्यक्रम स्थल के रूप में चुना गया है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले पत्थरबाजी की जो घटनाएं थी वह पूरी तरह से गायब हो गई हैं। शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में 2 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए 370 सीटों का प्रतीकात्मक लक्ष्य तय किया है। $370 हटाए जाने के बाद यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री घाटी के दौरे पर आएंगे और पीएम मोदी का यह पिछला दौरा जो था वो फरवरी 2019 में था। इसके बाद वे घाटी के दौरे पर नहीं गए हैं। अब वे 7 मार्च को लगभग 5 वर्षों के बाद दौरे पर आ रहे हैं। रुक करेंगे हम कश्मीर का। हमारे साथ हमारे संवाददाता फैजल रियाज हमारे साथ जुड़ गए। फैजल, आप जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री 370 निरस्त होने के बाद पहली बारी कश्मीर का दौरा करेंगे, तो कितना खास ये दौरा रहने वाला है और कितना अहम? देखिए, बिल्कुल जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करते हैं तो जिस तरीके से आपने आगाज भी कहा कि 2019 के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर वादी आ रहे हैं और जैसा कि पहले बताया गया था कि 2-3 दिनों का प्रोग्राम होगा, 2-3 जगहों पर वो विजिट करेंगे, लेकिन उसके बाद प्लान में जो है कुछ तब्दीली आई और एसकेआईसीसी में कहा गया था कि डल झील के किनारे पे नरेंद्र मोदी जो है वो ये प्रोग्राम करेंगे, लेकिन उसके बाद ही इस प्लान में जो चेंज आए और अब जो प्रोग्राम है ये बख्शी स्टेडियम जो श्रीनगर का सबसे बड़ा स्टेडियम है वहां पे मुनक़िद होगा और जहां पे एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि करीबन 1 लाख के करीब जो लोग होंगे वो शिरकत करेंगे, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता है, उसके साथ साथ जो आम लोग हैं वो वहां पे करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी उम्मीदें लगातार लगाई जा रही है कि शायद पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेशन करेंगे, जिनका इंतजार कश्मीर को काफी टाइम से था। और उसके साथ लद्दाख के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है दौरा, क्योंकि लद्दाख के जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें
सिक्स शेड्यूल चाहिए या 2 स्टेट चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनके हवाले से भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां जो है पुरजोर की जा रही है। अगर बारिशें भी हो रही थी तो कल से ही जो साफ सफाई का एहतमाम है वो बख्ती स्टेट में कर गया था। वहां पे जो पानी जमा हो गया था, वाटर लॉग हुई थी, उसको भी एसएमसी की बड़ी जोर से मशीनरी के जरिए जो है निकाल रही थी और कोशिश की जाए तो जल्द से जल्द जो ये बख्ती स्टेट में उसको खूबसूरत बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, ताकि जो रैली या जो प्रोग्राम पीएम का है वो बड़ी खूबसूरती के साथ अदा हो और लोगों को किसी तरह की मुश्किलातें नहीं हो। अब लोग ये भी चाहते हैं कि शायद इस दिन जो है इलेक्शन या स्टेट का ऐलान हो, पीएम मोदी करे, लेकिन फिलहाल जो सोर्सेज से खबरें मौसूल हो रही है कि पीएम मोदी लगभग कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के नाम करने वाले हैं। जिस तरीके से जम्मू में हाल ही में रैली के दौरान उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट का जो इफ्तिताह किया था, इनॉग्रेशन। जी फैसल, आपको रोकना चाहूंगा। फैसल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये दौरा रहने वाला है तो काफी अहम माना जा रहा है, तो क्या लगता है कि मंच से क्या किन किन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे? क्या उन योजनाओं के बारे में कोई जानकारी निकल कर सामने आई है? देखिए, फिलहाल तो उन योजनाओं के बारे में किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं है, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि जो इस वक्त की मौजूदा सरकार है, इनके पास अपना एक बड़ा, हम कह सकते हैं बड़ा एक टूल है या एक बड़ा एक हथियार है जिसे डेवलपमेंट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाता रहती है कि चाहे भी कोई भी मरकज का मिनिस्टर हो, सेंटर का मिनिस्टर आए या खुद वजीर आजम आए, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी किसी तरह के बड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो जम्मू लोगों के लिए आते हैं या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आते हैं। खासकर 2019 की बात करें, 2019 से पहले कई ऐसी योजनाएं थे, कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो कि पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, जिनका यहाँ पे इनॉग्रेशन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो है वो जरूर यहाँ पे इनॉग्रेट हो सकते हैं और लोगों के लिए उनको वक्त किया जाएगा। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी 7 तारीख जब आएगी तो उसी टाइम पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए वक्त किए जाएंगे। फैसल, भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये दौरा है प्रधानमंत्री का, तो सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं? सुरक्षा किस तरह से पुख्ता वहां पर बनाई जा रही है? किस तरह से लोगों की एंट्री जो है वो स्टेडियम में होगी जब संबोधन को देखने के लिए पहुंचेंगे? देखिए, बख्ती स्टेडियम की बात करते हैं, बड़ा यूनिक जगह पे है और हमेशा 24 जनवरी की तकरीब हो या 15 अगस्त की तकरीब हो तो इसी जगह पे वो उसका इनेकाद होता है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है बड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि जो हमें भी इंफॉर्मेशन वहां से मिल रही है कि जो पूरा बख्ती स्टेडियम का जो एरिया है उसको फिलहाल हम कह सकते हैं 20 फुट का जो टिन है वो लगाया गया है और किसी हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उस एरिया को सिक्योर किया गया है। और वही मीटिंग भी बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज की हुई है और बताया जा रहा है कि 3rd टायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो श्रीनगर या पूरे कश्मीर में नाफिस होगा। और इसके साथ साथ जो नाइट पेट्रोलिंग है वो भी लगातार बढ़ी है, नाके बढ़ाए गए हैं। चेकिंग का सिलसिला जो कुछ दिनों से शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है और कोशिश यही है कि ड्रोन के जरिए सर्वेलेंस की जाए पूरे एरियाज के, और जो लोगों की एंट्री होगी उसके लिए बाकायदा तौर पर आपको पता ही होगा कि एक प्रोसीजर रहता है। जो लोग वहां पे आना होता है बाकायदा तौर पर उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है और उसके बाद ही उनको अंदर आने की इजाजत होती है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि जो सिक्योरिटी है वो भी बड़ी हम कह सकते हैं बड़ी बेहतरीन तरीके से की गई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और सारी जो एजेंसीज है वो मुतहरिक है। और वही आम लोगों का भी काफी ज्यादा उत्साह इस पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से मैंने पहले कहा, करीबन 1 लाख के करीब जो लोग हैं वो इस रैली में शिरकत करने वाले हैं। लेकिन अभी एक दिक्कत सामने आ रही है कि वेदर जो प्रेडिक्शन है 7 तारीख को जो महकमे मौसम है तो उन्होंने 7 तारीख की भी पेशनगोई की है। तो कहीं ना कहीं अब उससे कोई कुछ ना कुछ मायूसी जरूर लोगों को हो सकती है, क्योंकि उस दिन बारिशें भी हो सकती है जिस तरीके से पिछले कई दिनों से कश्मीर में बारिशें हो रही है। तो हम अभी देखने वाली बात होगी 7 तारीख को किस तरीके का मौसम रहेगा और किस तरीके का प्रोग्राम। जी बिल्कुल फयाज, 7 मार्च का जो दिन है वो काफी अहम रहने वाला है और मौसम के हवाले से भी आप बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह अगली बड़ी खबर के लिए, अगली बड़ी खबर आपको मौसम के हवाले से बता देते हैं। देश के कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज, जम्मू में हुई बारिश, कश्मीर में भारी बर्फबारी, दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। कई राज्यों में भारी बारिश और ओलों की भरमार। बर्फबारी के चलते हिमाचल के कुल्लू में फंसे पर्यटक। बारिश बर्फबारी ने फिर बढ़ाई ठिठुरन। देश के कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज, जम्मू में हुई बारिश, कश्मीर में भारी बर्फबारी, दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी। कई राज्यों में भारी बारिश और ओलों की भरमार देखने को मिली थी। बर्फबारी के चलते हिमाचल के कुल्लू में कई पर्यटक फंस गए हैं और बर्फबारी ने फिर से ठंड बढ़ा दी है। जहां तक हम जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की बात करें, वो भी बंद रहा था और उसके बाद वहां पे काफी दिक्कतें लोगों के सामने पेश आई थी। आपकी स्क्रीन पे 5 तस्वीरें सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश की, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, जम्मू। जिस तरीके से भारी बर्फबारी देखने को मिली थी और उसके बाद जो ठंड में भी इजाफा देखने को मिला था। पहले ही एडवाइजरी जो थी वो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई थी कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। नेशनल हाईवे का अगर आप रुख करते हैं तो पहले आप
कुछ नंबर, फ़ोन नंबर्स भी दिए गए थे, उनके ऊपर आप संपर्क करें, उसके बाद ही आप हाईवे का रुख करें। और जिस तरीके से ये खबर भी सामने आ रही है कि बर्फबारी के चलते हिमाचल कुल्लू में कुछ पर्यटक जो हैं वो फंसे हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको बताएं तो बारिश बर्फबारी ने ठिठुरन फिर बढ़ा दिया। और बात करते हैं अगर नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे जो है वो भी बंद रहा था और कश्मीर के देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला 270 किलोमीटर एकमात्र राजमार्ग भी बंद हो गया था। और पहले ही एहतियात बरतने की जो है अपील जो है वो एमएट डिपार्टमेंट द्वारा की गई थी। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी। रुक करेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ फैजल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, नई दिल्ली की एक तस्वीर देख रहे हैं आप, साथ में एनसीआर की तस्वीर देख रहे हैं, नई दिल्ली की तस्वीर, श्रीनगर की तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर। और वहां से आप बात करें अगर दोबारा मुल्क की एक तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते जिस तरीके से लोगों को मुश्किलें तो सामने करना ही पड़ता, पर यह बहुत अहम भी मानी जा रही थी। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कई जगहों पर भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ था और अधिकारियों ने इसकी जानकारी भी दी थी और एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि अगर आप हाईवे का रुख करते हैं तो पहले ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो नंबर जारी किए गए हैं उन पर संपर्क कर लें, उसके बाद ही हाईवे का रुख करें, क्योंकि बड़ी जगहों पर ऐसा भूस्खलन देखने को मिला है। हमारे संवाददाता फैजल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बात करते हैं कश्मीर की, और उसके बाद यूपी से हमारे साथ उमेश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। पहले फैजल रुक करेंगे। फैजल, जिस तरीके से भारी बर्फबारी देखने को मिली है, तो अब वहां पर सूरत हाल ताजा क्या है? देखिए, बिल्कुल आपको पता होगा कि महकमे मौसमियात की तरफ से 29 तारीख से लेकर 3 मार्च तक जो है पेशेंगोई की गई थी और उसमें बताया गया कि जो बालाई इलाके होंगे वहां पे बर्फबारी होगी और उसके साथ साथ जो मैदानी इलाके होंगे वहां पे बारिश होगी। ऐसा ही बिल्कुल 29 तारीख से देखने को मिला कि जो हायर रीच से खासकर नॉर्थ कश्मीर के वहां पे बर्फबारी हुई और उसके साथ साथ जो प्लेन एरियाज है, सेंट्रल कश्मीर की बात करें या बाकी प्लेन एरियाज की बात करें, वहां पे बारिशें हुई और कल रात तक ये बारिशें जो है लगातार जारी रही और आज रात हल्की फुल्की बर्फबारी प्लेन एरियाज में हुई। लेकिन इस वक्त थोड़ी बहुत हल्की फुल्की धूप जो इस वक्त खिली हुई है, लेकिन महकमे मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक दोपहर के बाद फिर से बारिशें प्लेन एरियाज में हो सकती है और हायर रीच में हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। ताम ये जो स्पेल है ये कल आज शाम तक जो है कंप्लीट होगा और उसके बाद मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है। और 7 तारीख को एक बार फिर से महकमे मौसमियात ने पेशेंगोई की है और महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 तारीख को भी प्लेन एरिया से लेकर हायर रीच तक हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। लेकिन वही कल शाम से जो गस्ती विंड से तेज हवाएं पूरे कश्मीर बारी में चली, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, करीबन जो इस वक्त रिपोर्ट्स मिल रही है करीबन 150 के करीब ऐसे मकान है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है जिनमें नुकसान पहुंचा है, जिनके जो छत है वो उड़ गया है या मकान जो है काफी नुकसान पहुंचा। और वही कई इलाकों से जो है लैंडस्लाइड होने का भी इम्कान जाहिर किए गए और कई जगहों से जो जमीन खिसकी भी है जिसके बाद मकानों को नुकसान पहुंचा। उसके साथ साथ बालाई इलाकों की बात करें, रामबन या बानीहाल, उसके साथ साथ काजीगुंड या बाकी जितने भी पहाड़ी इलाके, बाला इलाके, वहां पे जो है हम कह सकते हैं कि पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से और उसके बाद ही वहां से लोगों को जो एवाकुएट भी किया गया। लगातार पुलिस की तरफ से ये भी जो है लगातार ऐलान किया जा रहा है कि जो वाटर बॉडीज है उनके नजदीक न जाए, क्योंकि जो नदी नाले हैं उनमें भी काफी ज्यादा पानी जमा हो गया था। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की कोशिश थी वो ये थी कि लोगों की जान बचाई जाए। हम महकमे मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक आज शाम से जो थोड़ी बहुत राहत मौसम के हवाले से मिलेगी, 4 दिन मौसम खुश्क रहने के इम्कान है। उसके साथ साथ 7 तारीख से जो एक बार फिर से एक और वेट स्पेल कश्मीर में आ सकता है, बर्फबारी भी हो सकती है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, अभी फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या सूरत हालत बनी हुई है, क्या उसका लेटेस्ट अपडेट है? देखिए, आपको याद होगा कि जो नेशनल हाईवे 44 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, प्रायोरिटी रहता है जब कभी भी कोई मौसमी सूरत हाल रहती है। तो कल शाम जिस तरीके से वहां पे भी लैंडस्लाइड हुई थी या रास्ता बंद हुआ था कीचड़ की वजह से, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लगातार कोशिश कर रही है कि उस राष्ट्रमार्ग है या नेशनल हाईवे उसको ऊपर रखा जाए ताकि वो ऑल वेदर रूट है, कश्मीर को कनेक्ट करता है पूरे मुल्क के साथ। तो कहीं ना कहीं सरकार की लगातार कोशिश रहती है कि उसको जल्द से जल्द जो है बहाल किया जाए ताकि लोगों इनकन्वीनियंस न होगी। तो कल शाम से वहां पे मेन मशीनरी
भीड़ लगी हुई है और कोशिश की जा रही है कि जो रास्ता है वो बंद ना हो और आम लोगों को किसी तरह की मुश्किलें ना हो। तो फिलहाल तो लेटेस्ट अपडेट इसके हवाले से नहीं है कि क्या उस पर ट्रैफिक छोड़ा गया है या 1 में है या 2 में है। तो आने वाले कुछ ही टाइम के बाद उस पर भी पूरी तरीके से जानकारी आएगी, इमेज क्लियर हो जाएगी कि क्या कुछ मसला भी नेशनल हाईवे पे है। धन्यवाद फैजल, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे हम उमेश मिश्रा का, उत्तर प्रदेश समर्थक वो भी जुड़े हुए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर इस टाइम सूरत हाल क्या है ताजा मौसम को लेकर, और किस तरह की हिदायतें जो है वो एडवाइजरी जो जारी की गई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है और कहीं न कहीं मेरठ, बागपत और झांसी समेत कई इलाकों में ओले गिरे हैं, और जिस तरह से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, तो ऐसे में जो पारा है, पारे में गिरावट आई है, ठंड में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसमी बदलाव का असर देखा गया है। शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में लखनऊ सहित तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हुई है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं बारिश की जो गति है अभी भी पूरी तरह से हो रही है बारिश। तो ऐसे में मौसम पूरी तरह से ठंड हो गया है एक बार, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के इन इलाकों के लिए तेज हवा, बिजली गिरने की जो निर्देश है उसका अलर्ट दिया गया है, जिसमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है कि जो पूरे प्रदेश में बारिश और जो ओले हैं उससे बहुत ज्यादा जनहानि ना हो, इसको लेकर अलर्ट के निर्देश हैं। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह उमेश मिश्रा हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़े थे और फैजल रियाज भी जुड़े थे मौसम के हवाले से आपको अपडेट करने के लिए। खबरें अभी और भी हैं, रुकेंगे छोटे से अंतराल के। आखिरी मंत्री परिषद की बैठक हो सकती है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और बैठक में सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी। 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। 2024 चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव मोड पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक सुषमा स्वराज भवन में सुबह 10 बजे शुरू हुई। दिन भर चलने वाली इस बैठक में आचार संहिता लगने से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की मंत्री परिषद की आखिरी बैठक है। बैठक के दौरान भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। इसे लेकर बैठक में एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मुख्य नीतिगत व शासन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठकें करते रहे हैं। रविवार को होने वाली बैठक अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। जल्द होगी योगी सरकार की कैबिनेट के विस्तार। 5 मार्च को हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। योगी कैबिनेट में कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह। राजभर बलियान भी कैबिनेट में हो सकते हैं शामिल। आकाश सक्सेना को मिल सकती है जगह। 5 नए चेहरों को किया जा सकता है शामिल। योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार जल्द होता हुआ नजर आ सकता है। 5 मार्च को ऐसा हो सकता है कि योगी कैबिनेट का विस्तार हो। योगी कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उनमें जो नाम शामिल हैं, राजभर बलियान भी कैबिनेट में हो सकते हैं शामिल। आकाश सक्सेना को मिल सकती है जगह और 5 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है इस कैबिनेट में। संभावित चेहरे आपको बता देते हैं। आकाश सक्सेना, राजीव बलियान, रालोद के 2 विधायक बन सकते हैं मंत्री। इनके नाम भी शामिल हो सकते हैं। दलित से 1 विधायक को शामिल करने की उम्मीद जताई जा रही है। 5 मार्च को संभावित ये बैठक हो सकती है। दलित से 1 विधायक, संभावित चेहरे जो आपको बता रहे हैं, ओपी राजभर, आकाश सक्सेना, राजीव बलियान, रालोद के 2 विधायक बन सकते हैं मंत्री, और साथ में दलित से 1 विधायक भी बन सकते हैं। 5 मार्च को एक योगी कैबिनेट का विस्तार होने की उम्मीद जताई जा रही है। योगी कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। उनमें कुछ चेहरे इस तरह से भी हो सकते हैं। ओपी राजभर, आकाश सक्सेना, राजीव बलियान, रालोद के 2 विधायक भी बन सकते हैं मंत्री। ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह विस्तार होने जा रहा है, तो काफी अहम भी माना जा रहा है कि योगी सरकार में कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। तो बहुत हद तक ये फायदेमंद भी आने वाले इलेक्शन में योगी सरकार के लिए हो सकता है। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।